Hi, good morning, dear students. Welcome back to my YouTube channel, Glossary of Biology by Virendra Sir. Students, let's continue with our previous topic on digestion and absorption, or also known as human nutrition. तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मेजरली पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस साथ में ही बाइल जूस के बारे में एक एक चीज देखी है कि बाइल जूस के अंदर में क्या प्रेजेंट रहता है, पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर क्या रहता है, देन इंटेस्टिनल जूसेस के अंदर में क्या प्रेजेंट रहता है। ये लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, जो जूसेस के अंदर में प्रेजेंट था उनका क्या फंक्शनिंग है। हमने सिर्फ वहां पे क्या किया था कि पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स, बाइल जूस कंटेन्स। उसके बाद में आज का जो हमारा लेक्चर है कि एग्जैक्टली ये बॉडी में कौन से फंक्शंस करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ने इसके प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है, अगर वो नहीं देखा है तो आपको क्लियर नहीं होगा, तो डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक दी है, 12 मिनट्स का वीडियो है, आप वो प्रॉपर वे से देख लो, देन इसको कंटिन्यू करो। और ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी आपका, साथ में आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल कर देता हूं कि पैनक्रियाटिक जूसेस में क्या क्या प्रेजेंट था। तो पहले तो पैनक्रियाटिक जूसेस में पैनक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट था, देन सेकंड लाइपेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट था, देन उसी के अंदर ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिन, और लास्ट वन इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था। न्यूक्लियस नाम से इंडिकेट कर रहा है कि न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड वर्ड है। तो स्टूडेंट ये सब हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस में प्रेजेंट था। देन एक्चुअली इनका काम क्या रहता है, फंक्शनिंग क्या है, तो ये हमें पूरा डिटेल में देखना है। तो स्टूडेंट लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ये पूरे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये बहुत इजी में मैंने लिख के रखे हैं, आप प्रॉपर वे से यहाँ से आप प्रॉपर लर्न करेंगे। तो फर्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन और स्टार्च है, ग्लाइकोजन मींस क्या, ग्लूकोज का रिपीटेटिव मॉलिक्यूल, और स्टार्च मींस क्या, जो एक पॉलीसैकेराइड है, दोनों में ग्लूकोज ही प्रेजेंट रहता है, दोनों में ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन और स्टार्च। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों को आप बोल सकते हैं पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड मतलब शुगर, पॉली मतलब मोर देन 2 यूनिट, तो ग्लूकोज की मोर देन 2 यूनिट है, इसलिए इनको बोला जाता है पॉलीसैकेराइड। तो जब पैनक्रियाटिक जूसेस फंक्शनिंग में आती है तो ग्लाइकोजन और स्टार्च पे पैनक्रियाटिक अमाइलेज फंक्शनिंग करता है, और पैनक्रियाटिक अमाइलेज आखिरी में ASER है, मतलब एंजाइम। Enzymes are the biocatalysts which are catalyzers for the chemical reaction और breakdown process। एंजाइम का फंक्शनिंग क्या रहता है, वो क्या करता है स्टूडेंट, ब्रेकडाउन। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करने वाला है, मैंने इसको 2 मिनट पहले आपको बताया, दोनों के दोनों क्या है, पॉलीसैकेराइड। अरे जब ये पॉलीसैकेराइड है तो जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेंगे, डाइसैकेराइड, और जब डाइसैकेराइड का ब्रेकडाउन होगा तो इसका कन्वर्जन किसमें होगा स्टूडेंट, मोनोसैकेराइड्स। तो ये रिएक्शन करते हैं कौन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो इसलिए पैनक्रियाटिक जूसेस में जो कंपोनेंट्स है उनका फंक्शनिंग है। और मोनोसैकेराइड मींस क्या, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या मिलता है स्टूडेंट्स, एनर्जी, क्योंकि ग्लूकोज जैसे बॉडी के अंदर एंटर हुआ, देन हमने पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, TCA साइकिल, ये रनिंग होती है। देन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद में क्या रिलीज होती है, ATP। हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है स्टूडेंट। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद में रिलीज होगी एनर्जी। देन सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर बॉडी में फैट्स का डिपोजिशन हो रहा है तो फैट्स को ब्रेक करने के लिए आते हैं लाइपेज नाम के एंजाइम्स। तो लाइपेज एक्ट करता है, लाइपेज फैट्स का कन्वर्जन फैटी एसिड में, एंड देन फैटी एसिड का कन्वर्जन होता है डाइग्लिसराइड्स। सिमिलरली डाइग्लिसराइड का काय में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स, मोनोग्लिसराइड्स। ग्लिसराइड्स मींस क्या, ग्लिसरअल्डिहाइड, ग्लिसरअल्डिहाइड के मॉलिक्यूल। ग्लिसराइड्स मींस ग्लिसरअल्डिहाइड। आप बोलेंगे सर ग्लिसरअल्डिहाइड इसके पहले नहीं सुना है स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कहां पे पढ़ा है, आपने पढ़ा है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कहां पढ़ा था, ग्लूकोज का कन्वर्जन होता था पायरुविक एसिड में, द प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। देन जो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ है, तो पायरुविक एसिड का जो कन्वर्जन होता है तो वो ग्लिसरअल्डिहाइड में होता है, ग्लिसरअल्डिहाइड में। देन उसके बाद में आखिरी में हमें क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O, और ये जो CO2 प्लस H2O मिलता है इसी को तो हमने बोला था कौन सा पाथवे, क्रेब्स साइकिल, और आल्सो नोन एज TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे।
जिन भी स्टूडेंट को अगर ये रिकॉल नहीं हो रहा है तो चैप्टर नंबर 2 आप स्टेट बुक के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, जब हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, तो वहां पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। देन इसी के बाद में स्टूडेंट्स अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, देन ये रिएक्शन होने के बाद में ट्रिप्सिनोजेन, हमने ये भी पढ़ा है कि पैनक्रियाटिक जूसेस में ट्रिप्सिनोजेन रहता है, तो ट्रिप्सिनोजेन का कन्वर्जन, ट्रिप्सिनोजेन क्या रहता है, इनएक्टिव कंपोनेंट पैनक्रियाटिक जूसेस का, देन ट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन with the presence of an enzyme known as enterokinase, ये नीट के पेपर में एक बार आया हुआ है। The enzyme which is helpful for the conversion of inactive trypsinogen into trypsin is known as enterokinase. So enterokinase is an enzyme which is helpful for the conversion of inactive trypsinogen into trypsin. ट्रिप्सिन का कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिप्सिन 4 रिएक्शन करता है, तो ट्रिप्सिन का कन्वर्जन जो होता है वो कौन सा एंजाइम से होता है आपको नोट डाउन करके अच्छे से रखना है, क्योंकि एंटेरोकाइनेस इज एन एंजाइम जो ट्रिप्सिन कन्वर्ट करा के देता है। देन ये जो ट्रिप्सिन फॉर्म हुआ है एक्टिव वाला, देन ये एक्टिव ट्रिप्सिन की 4 रिएक्शन याद रखेंगे आप। प्रोटीन्स का कन्वर्जन पॉलीपेप्टाइड्स में, पॉलीपेप्टाइड्स पॉली मतलब मोर देन 2, तो पॉलीपेप्टाइड से क्या बनेगा, डाइपेप्टाइड, देन डाइपेप्टाइड से स्टूडेंट्स क्या बनेगा, मोनोपेप्टाइड, तो फिर से मोनो मतलब सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करके दे रहा है, तो ये रिएक्शन कैटालिस्ट करता है ट्रिप्सिन। देन प्रोटियोज का कन्वर्जन भी इसमें पॉलीपेप्टाइड, देन सिमिलरली आगे की रिएक्शन पेप्टोन्स का भी कन्वर्जन। सबसे इंपॉर्टेंट आप ये याद रखेंगे काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीपेप्टाइड विद द हेल्प ऑफ an active enzyme known as trypsin, तो काइमोट्रिप्सिन का भी कन्वर्जन करता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड्स में। लास्ट आपको स्टूडेंट क्या याद रखना है हमारे पास में कि पैनक्रियाटिक जूसेस में और क्या प्रेजेंट रहता था, न्यूक्लियस। अरे इसका क्या नाम था, न्यूक्लियस क्या करता है, तो स्टूडेंट्स आपके पास में याद रखेंगे न्यूक्लियस, नाम से ही बता रहा है इसके पास में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे आप याद रखें कि न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड का कन्वर्जन करता है न्यूक्लियस काय में, न्यूक्लियोटाइड्स में, और न्यूक्लियोटाइड्स का कन्वर्जन होता है न्यूक्लियो यहाँ पे आप न्यूक्लियोटाइड, देन इसके बाद में न्यूक्लियोसाइड, एक वर्ड याद रखेंगे, ये रिएक्शन में एक्सप्लेन करता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट्स पहले आप याद रखो बॉडी में, हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप रहते हैं, एक रहता है डीएनए, एक रहता है आरएनए। सभी ने सुना है डीएनए और आरएनए। डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मींस राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगर मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियोटाइड देन न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोटाइड मींस क्या, तो स्टूडेंट आपको याद रखना है न्यूक्लियोटाइड, टाइड मतलब ये नाम से बता रहा है क्या है, इसके पास में 3 कंपोनेंट्स, ये नोट करेंगे, ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं आपको मैं, 3 कंपोनेंट्स। और न्यूक्लियोसाइड, साइड मतलब आप याद रखेंगे साइड मींस कितना, सेकंड मतलब कितने कंपोनेंट, सेकंड का मीनिंग क्या रहता है, 2 कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स रहते हैं, 2 कंपोनेंट्स। तो मेजर अगर मैं बात करूं स्टूडेंट न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की, तो उनका डिफरेंस हम सबसे पहले देख लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड मींस क्या। हाँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लिक एसिड की, आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत काम का है। न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप मैंने आपको बताया, एक मैंने बताया आपको डीएनए और दूसरे वाले का नाम बताया आपको आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोस न्यूक्लिक एसिड। दोनों के पास में क्या प्रेजेंट रहता है, शुगर मॉलिक्यूल। कौन सी शुगर रहती है, अगर मैं बात कर रहा हूँ डीएनए की, तो डीएनए के पास में रहता है डीऑक्सी राइबोस शुगर, और आरएनए की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसके पास में रहता है राइबोस शुगर। दोनों का 5 कार्बन कंपाउंड रहता है C5C5। देन अगर मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड मींस क्या, तो न्यूक्लियोटाइड मींस क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें शुगर मॉलिक्यूल रहे, नाइट्रोजन बेसिस रहे। अरे अगर मैं बात कर रहा हूँ डीएनए, तो डीएनए के पास में हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि 4 नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं डीएनए के पास में, ATGC एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये हमने सभी ने पढ़ा है। जिसको रिकॉल नहीं हो रहा है तो उन्होंने 10th स्टैंडर्ड में प्रॉपर वे से याद नहीं रखी ये चीजें। ये था आपको कौन से चैप्टर में, जब हमने जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा था, जब हमने जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक डीएनए की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे आपको याद रखना है डीएनए के पास में 4 बेसिस रहते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन।
वैसे आरएनए के पास में भी 4 टाइप के बेस पेयर्स प्रेजेंट थे, तो वो कौन से थे? एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन। सिर्फ आपको ये याद रखना है, डीएनए में थाइमिन रहता है, आरएनए में यूरेसिल रहता है, ये आपका मेजर डिफरेंस। और देन इसके बाद में इनके बीच में कौन से बॉन्ड्स थे? फॉस्फेट बॉन्ड्स। तो अगर मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स न्यूक्लियोटाइड की, तो इसके अंदर 3 चीजें प्रेजेंट है, शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन बेसेस, देन फॉस्फेट। देन इसके बाद में बात कर रहा हूं न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड में शुगर और नाइट्रोजन बेस है, क्या नहीं है? फॉस्फेट नहीं है। तो सबसे बड़ा कौन रहेगा? पहले न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम न्यूक्लियेज। देन उसी के बाद में न्यूक्लियोटाइड इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि उससे छोटा कंपोनेंट है, इसके लिए एंजाइम भी कौन सा लगेगा? न्यूक्लियस। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं न्यूक्लियस कौन सा वाला? न्यूक्लियोटाइडेस। देन यहाँ पे न्यूक्लियोसाइडेस, न्यूक्लियोटाइडेस, न्यूक्लियोसाइडेस, ऐसा वर्ड आप याद रख सकते हैं जो एंजाइम इनके लिए रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ तक के स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा? एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस। देन हमारा सेकंड टॉपिक है हमारा एक्शन ऑफ इंटेस्टिनल जूसेस, तो वो भी देखते हैं हम। हाँ स्टूडेंट्स, अब तक के जो भी हमने रिएक्शन पढ़ी, जिसमें भी हमने क्या पढ़ा? लार्जर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन किसमें हुआ है? स्मॉलर और सिंपल कंपाउंड में। तो ये सब प्रोसेस एक्चुअली हुई कहाँ पे पूरी की पूरी? तो सभी प्रोसेस जो ब्रेकडाउन हमने मॉलिक्यूल्स का किया, फॉर एग्जांपल स्टार्च का ब्रेकडाउन जैसे कि हमने किया है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन किया है, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन किया है, इन सब का जो ब्रेकडाउन किया है, ये ब्रेकडाउन की प्रोसेस एक्चुअली हुई कहाँ है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टूडेंट्स 3 पार्ट थे, डिओडेनम, सेकंड वन इज जेजुनम और लास्ट वन था इलियम। तो पूरा का पूरा जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस हुआ है स्टूडेंट्स, तो वो कहाँ पे हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट है डिओडेनम, वहां पे हुआ है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिओडेनम वाला पार्ट है, वहां पे सभी ब्रेकडाउन हुआ है, और वो जो ब्रेकडाउन होकर कंपोनेंट मिला है, वो कंपोनेंट को बोला जाता है काइल, CHYLE। आप बोलेंगे सर स्पेलिंग क्यों बोले? तो स्टूडेंट्स मैंने इसके पहले आगे लेक्चर में आपको एक काइन वर्ड पढ़ा है। कौन सा? काइन। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही है, यहाँ पे ME और वहां पे है LE। तो काइन और काइन दोनों का डिफरेंस याद रखेंगे। स्टमक के पास में जो मैटर आ रहा था उसको बोला गया था काइन, स्टमक, मक, तो M से M याद रखो, स्टमक। और अगर मैं बात कर रहा हूं काइन, अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें याद रखेंगे आप L, और ये L अलग है किसके लिए? स्मॉल। आप याद रखेंगे यहाँ पे L मतलब ये स्मॉल बता रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बनता है? काइन। और काइन कहाँ बनता है? M मतलब स्टमक में, कहाँ बनता है? स्टमक में। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये अल्कलाइन स्लरी है जो अब कौन सी प्रोसेस के लिए जाएगी? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स? जेजुनम और इलियम। जेजुनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। देन इसी के बाद में एब्जॉर्प्शन अगर हो गया पूरा, तो ये भी पढ़ना है कैसे हुआ, इसके लिए भी एक टॉपिक है हमारा। देन ये होने के बाद में जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्बेबल मटेरियल है वो एंटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? रिमूवल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ वेल नोन एज इलियोकीकल वॉल। इलियोकीकल वॉल के थ्रू जो भी हमारा फीकस मैटर है, फीकल मैटर डिफेकेशन की प्रोसेस होती है एनस के थ्रू, तो यहाँ तक हो जाता है। देन इसको सिंपलीफाई, मतलब आप बोलेंगे जो एनस के थ्रू मटेरियल निकलता है वो इजीली वेस्ट मटेरियल कैसे निकलता है? क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट रहता है? म्यूकस। म्यूकस के कारण जो भी मटेरियल है वेस्ट वाला इजीली बाहर निकल जाता है, इसी पैसेज देने का काम है। आप इसी के बाद में याद रखेंगे सेकेंड लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन की तो प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि वहां पे जो भी कौन सा वाला अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाहर निकलता है, लेकिन वहां पे क्या क्या एब्जॉर्ब हो सकता है? वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है, देन कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, और देन कुछ ड्रग्स मतलब कौन से? वो वाले ड्रग्स नहीं, ठीक है, जो आप सोच रहे हैं कौन से ड्रग्स? नॉर्मल जो हम टैबलेट्स के फॉर्म में मेडिसिन लेते हैं वो वाले ड्रग्स। तो एनस का किसी को अगर सिंपल अगर मैं बात करो, लार्ज इंटेस्टाइन में किसको इन्फेक्शन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन के लिए जो मेडिसिन खाएंगे वो कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होना चाहिए? लार्ज इंटेस्टाइन। तो ड्रग्स के लिए वहाँ पर परमिट है, इतनी जबरदस्त बॉडी हमारी बनी है। देन स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आपको नॉर्मल सभी चीजें मैंने बता दिया, लेकिन जो कुछ काम के एंट्रेंस के पॉइंट है हम वो देख लेते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ म्यूकस की, तो म्यूकस में हर तरफ, अगर मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ तो हर तरफ एंजाइम्स है, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ म्यूकस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन,
तो यहाँ पे एक भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे एंजाइम एक भी प्रेजेंट नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन के म्यूकस में। अगर जहां यहाँ पे हमारे पास में म्यूकस सेल है, ग्लोबेट सेल है, वहां पे एंजाइम प्रेजेंट है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में एक भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ वहां पे क्या प्रेजेंट है, म्यूकस। वो भी क्यों प्रेजेंट है, इजी पैसेज देने के लिए। ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत काम का पॉइंट मैंने आपको बताया, ये नोट डाउन करके रखो अपने पास में। देन स्टूडेंट अगर मैं बात कर रहा हूं एक और चीज, कभी-कभी क्या होता है म्यूकस के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में, अच्छे से सुनो, ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत काम का मैं बता रहा हूं। कभी-कभी क्या होता है म्यूकस के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में दो चीजें आ जाती है। पहला तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, शुगर मॉलिक्यूल, और कभी-कभी और भी क्या आ जाता है, प्रोटीन। ये बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रखो, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट की स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट को कहां पे एब्जॉर्ब होना चाहिए, पूरा का पूरा इलियम और जेलियम में। लेकिन ये क्या बोल रहा हूं, म्यूकस के थ्रू कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होते हैं। तो क्या होगा, अरे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट रहते हैं, बैक्टीरिया। क्या प्रेजेंट रहते हैं, बैक्टीरिया। तो ह्यूमन के बॉडी में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको हम बोल सकते हैं लाइव बैक्टीरिया। कौन से, लाइव बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हमने 10th स्टैंडर्ड में फिर से पढ़ा था क्लोस्ट्रिडियम, हार्मफुल बैक्टीरिया। दूसरा एक और हमने पढ़ा था, कौन सा वाला, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत काम का रहता है, जो मिल्क के कर्ड में प्रेजेंट रहता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, यीस्ट वाले जो सेल्स रहते हैं। तो ये सब आपने वर्ड सुने 10th स्टैंडर्ड में। तो जो लाइव बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं कहां पे, इंटेस्टिनल लाइनिंग पे, तो वो क्या करते हैं, उससे वो प्रोड्यूस करा के देते हैं मीथेन गैस। क्या बना के देते हैं, मीथेन गैस। ये आप याद रखेंगे, मीथेन गैस। तो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करा के देते हैं जो बैक्टीरिया कहां पे प्रेजेंट रहते हैं, म्यूकस में, किसके, लार्ज इंटेस्टाइन में। देन आप बोलेंगे सर कार्बोहाइड्रेट तो ठीक है, प्रोटीन्स का क्या काम रहता है जो वहां पे प्रेजेंट है। तो प्रोटीन्स का कन्वर्जन, प्रोटीन्स जो लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं वो कन्वर्ट होते हैं, इंडोल करके एक कंपाउंड है, बायोकेमिकल प्रोडक्ट है, एक केमिकल कंपाउंड है इंडोल। क्या है, इंडोल। ये इंडोल का क्या काम है, आप लोगों ने सर इंडोल वर्ड सुना नहीं है कभी, बिल्कुल सुने आपने, हमने सुने विटामिन बी, विटामिन बी सुना है हमने, विटामिन के सुना है, ये विटामिन सुने ना। इसके पास में इंडोल रिंग रहती है, जैसे कि बेंजीन रिंग रहती है वैसे ही इंडोल रिंग रहती है बॉडी के अंदर में प्रेजेंट। कार्बोहाइड्रेट की जो रिंग है, जैसे कि शुगर की अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला क्या है, C6H5 C6H12O6, ये हमारा शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट कौन सा, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। वैसे ही हमने राइबोज शुगर पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ऐसी वाली रिंग। तो ये जो रिंग है साइक्लोपेंटेन की 5 कार्बन वाली रिंग, तो ऐसे ही इंडोल भी एक रिंग है बॉडी में जो हेल्पफुल किसके लिए रहती है, विटामिन्स का सिंथेसिस करने के लिए। क्या बनाने के लिए, बॉडी में विटामिन्स बनाने के लिए। तो ये पॉइंट जो है ना, ये आपके नाइस टू नो एरिया के पॉइंट्स है। ये पॉइंट बहुत काम के हैं, ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से नोट डाउन करके रखो कि म्यूकस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में एक भी एंजाइम नहीं रहता है, लेकिन गलती से कार्बोहाइड्रेट अगर आ गए तो जो भी वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो मीथेन गैस में कन्वर्ट करके देंगे कार्बोहाइड्रेट्स का। देन जो प्रोटीन्स है वो क्या सिंथेसाइज करते हैं, इंडोल। और ये इंडोल क्या बना के देता है, विटामिन्स। क्या बना के देता है, विटामिन्स बी, विटामिन्स के। तो ये आपको मोर देन इनफ है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारा मैं डिटेल में आपको पता है। बस लास्ट हमारा कुछ पॉइंट है कि ये जो इतनी सारी डाइजेशन की प्रोसेस हुई, इसमें हार्मोन्स रहते हैं क्या, इसमें कौन सा मैकेनिज्म है। अरे हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन की जब प्रोसेस हो रही है, जब हमारे बॉडी से फीकस बाहर निकल रहा है, फीकस प्रॉपर वे से कैसे निकल रहा है, उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन सी प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये हम सब देख सकते हैं। हमने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में जब मैंने आपको एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ाया है, तब मैंने बताया यूरिन करते समय ब्रेन का और यूरिनरी ब्लैडर दोनों का एक जंक्शन बनता है जिसको बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अरे जब यूरिन करने के लिए ब्रेन इन्वॉल्व है, तो सेम अगर फीकस मैटर बाहर जा रहा है, इतना सारा प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन का, तो उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा क्या, उसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे क्या, होंगे बिल्कुल। तो वही देखना है स्टूडेंट्स की क्या इन्वॉल्वमेंट होता है ब्रेन का। हाँ स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर रहे हैं देन आखिरी हमारा जो पार्ट है हार्मोनल एज वेल एज जो हमारा न्यूरल मतलब ब्रेन जो सिस्टम है उसके थ्रू कैसे प्रोसेस होती है। तो हमारे पास में हमारा जो जीआईटी ट्रैक है, जीआईटी मींस कौन सा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक पे स्टूडेंट्स न्यूरल एज वेल एज हार्मोनल कंट्रोल रहता है, मतलब न्यूरॉन्स
मतलब कौन से, न्यूरल मतलब ब्रेन वाला, न्यूरॉन्स का ग्रुप, और दूसरा हार्मोनल मींस हार्मोन्स का सीक्रेशन। तो इन दोनों के कारण पूरा जीआईटी ट्रैक्ट कंट्रोल्ड में रहता है पूरी सिचुएशन कराने के लिए, पूरी प्रोसेसिंग के लिए। देन इसी में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, अगर सिंपल सा अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या होता है, अगर हमें फूड का स्मेल आ जाए, अगर प्रेजेंस ऑफ फूड रहा ओरल कैविटी में, तो सलाइवा सीक्रेशन, अरे खुद ब खुद कैसे सलाइवा आता है, तो कैसे खुद ब खुद कैसे आता है, क्योंकि पूरा सिस्टम न्यूरल एज वेल एज हार्मोनल रेगुलेशन रहता है। तो सलाइवरी ग्लैंड जो प्रेजेंट रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है न्यूरॉन्स के थ्रू, और वहां पे सलाइवा सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। देन वहां पे प्रेजेंस ऑफ फूड रहे या तो अगर स्मेल भी आए तो भी सलाइवा का सीक्रेशन स्टार्ट रहता है। देन उसी के बाद एक बार अगर सलाइवा का सीक्रेशन स्टार्ट हो गया तो सिमिलरली इंटेस्टिनल एज वेल एज गैस्ट्रिक सीक्रेशन, गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा। इंटेस्टिनल सीक्रेशन में पैनक्रियाटिक जूस का, इंटेस्टिनल जूसेस का, बाइल जूसेस का, इन सब का सीक्रेशन क्या होगा साइमल्टेनियसली, अगर एक बार वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो बाकी ये भी होगा। देन इसी के बाद में आपको सबसे काम का एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू आप वर्ड याद रखेंगे, हमारे बॉडी में क्रेनियल नर्व रहती है, ब्रेन्स की 12 नर्व रहती है टोटल, कितनी 12 नर्व, 12 में से आप याद रखेंगे सबके सब पेयर में रहती है। हमारे ब्रेन में टोटल कितनी नर्व्स है, 12 नर्व्स, 12 पेयर ऑफ नर्व, क्रेनियल नर्व 12 पेयर है, मतलब टोटल कितनी होगी फिर 24 नर्व्स। तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मींस हम जब ह्यूमन ब्रेन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो, क्रेनियल नर्व टोटल 12 पेयर्स में रहती है, 12 पेयर्स में मतलब कितना 24 नंबर में रहती है। तो क्रेनियल नर्व्स में जो हमारी जो 10th नंबर की नर्व है, 10th नंबर 10वीं नंबर की, उसका नाम है वेगस, उसका नाम आप याद रखेंगे वेगस, वेगस करके 10th नंबर की हमारे पास में क्रेनियल नर्व है जो सीक्रेशन करती है किसका, गैस्ट्रिक जूसेस का, किसका, गैस्ट्रिक जूसेस का। ये बहुत काम का पॉइंट है, आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है। ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है जो गैस्ट्रिक जूस का क्या करती है, सीक्रेशन स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेट मतलब खुद से चालू करा के देना। तो क्रेनियल नर्व 10th नंबर की नाम क्या उसका, वेगस। बुक में आपके नाम नहीं लिखा लेकिन आपको याद रखना है। देन इसी के बाद में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स कि कभी भी आपको हंगर फील होता है, देन क्या होता है, इंटेस्टिनल जो म्यूकोसा है, इंटेस्टिनल म्यूकोसा के बाद में 4 टोटल हार्मोन्स रहते हैं। ये 4 हार्मोन्स, ऊपर हमने देखा न्यूरल और यहाँ पे नीचे में हम ब्रेन का भी बताया है। तो कौन सा हमारा न्यूरल, और नीचे में हम बता रहे हैं इसका हार्मोन्स के बारे में, हार्मोनल। तो 4 जो हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं, पहला रहता है गैस्ट्रिन, दूसरा रहता है हमारे पास में गैस्ट्रिन के बाद सीक्रेटिन, देन सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, लास्ट है जीआईटी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। नाम से बता रहे हो गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिन मतलब क्या, गैस्ट्रिक एसिड को क्या करता होगा, ये इनहिबिट करता होगा, गैस्ट्रिक एसिड को इनहिबिट करने वाला, गैस्ट्रिक एसिड को सीक्रेट करने वाला वेगस, गैस्ट्रिक एसिड को इनहिबिट करने वाला गैस्ट्रिक पेप्टाइड। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट फंक्शन में। कभी भी अगर मैं एक काम कर रहा हूं और मेरा अपोजिट वर्क वो कर रहा है तो इसको बोला जाता है एंटागोनिस्ट। क्या बोला जाता है, एंटागोनिस्ट। मैं पढ़ा रहा हूं, देन आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो हम दोनों क्या है, एंटागोनिस्ट है। वही अगर आप भी पढ़ो मैं भी अगर पढ़ो, दोनों एक ही काम करेंगे तो उसको बोला जाता है अगोनिस्ट। ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो एंटागोनिस्ट। ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो उसको अगोनिस्ट। तो आप देख रहे हैं वेगस क्या करता है, सीक्रेशन करता है गैस्ट्रिक जूसेस का, और ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूसेस को इनहिबिट करता है, अपोजिट वर्क। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो दोनों के दोनों क्या है, एंटागोनिस्ट। ये एंट्रेंस पॉइंट के वर्ड्स में बोल रहा हूं, एंटागोनिस्ट। देन इसके अंदर कोलेसिस्टोकाइनिन, ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक जूसेस, बाइल जूसेस को सीक्रेट करने का काम करता है। सीक्रेटिन क्या करता है, वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस को स्टिमुलेट करने का। ठीक है, आप याद रखेंगे ये सब स्टिमुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, ये सीक्रेट नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट। गैस्ट्रिन क्या करता है, HCl को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब क्या, वो अपना रिलीज होने वाला था लेकिन उसको और उसके एक्शन को बढ़ा के देना, स्टिमुलेट करके देना। जैसे कि हमको सावधान करते हैं ना कोई भी, बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, तो ये स्टिमुलेशन है, आपको प्रॉपर वे से ध्यान देना है, स्टिमुलेशन। वैसे ही गैस्ट्रिन जो हार्मोन है HCl को स्टिमुलेट करके देता है, पेप्सिनोजेन को स्टिमुलेट करके देता है, मतलब ये सब हेल्प करते हैं पूरी प्रोसेसिंग कराने के लिए। तो हमें ये क्लियर कट पता पड़ गया है, ब्रेन
और हार्मोन्स दोनों न्यूरल एज वेल एज हार्मोनल रेगुलेशन रहता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे, जिसके कारण पूरी प्रोसेसिंग होती है। तो आपका नोट डाउन करने का बहुत अच्छे से आप ये पॉइंट याद रखो वेगस वाला। देन इसी के बाद में आपको लास्ट में डिसीज के बारे में बता देता हूँ, पेनक्रियाटिस। कौन सी? पेनक्रियाटिस। ये डू यू नो में आपके लिखा हुआ है पेनक्रियाटिस मींस क्या। तो पेनक्रियाटिस करके एक डिसऑर्डर है जिसमें ITIS अगर आ गया ना कहीं पे भी स्टूडेंट्स, जैसे हमने ASE पढ़ा था, ASE मतलब क्या एंजाइम, वैसे ही कोई भी वर्ड के आखिरी में क्या आ गया ITIS, मतलब इसका मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन। क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, सूजन आना। तो पेनक्रियास पे सूजन क्यों आती है, स्वेलिंग क्यों आती है? तो इसका सबसे ज्यादा मेजर रीजन है अल्कोहलिज्म। बहुत ज्यादा लोग अल्कोहल अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो पेनक्रियास क्या होता है, स्वेल होता है, तो जिसके कारण डिसऑर्डर होता है पेनक्रियाटिस। दूसरा एक और कैल्शियम का अगर बहुत ज्यादा लेवल है हमारे बॉडी में तो भी कैल्शियम का ज्यादा लेवल होने के पहले मैंने आपको किडनी स्टोन के बारे में पढ़ाया है, लेकिन वैसे ही ज्यादा और लेवल है तो पेनक्रियाटिस भी डिसीज होती है। तो सबसे ज्यादा 70% जो केसेस देखे गए हैं पेनक्रियाटिस की वो किसके कारण देखे गए, अल्कोहलिज्म के कारण। तो यहाँ तक के स्टूडेंट हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट था, ये लेक्चर को एक और बार अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बहुत काम का लेक्चर था। देन इसी के बाद में हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, कौन कौन से? डिओडेनम, इलियम और जेजुनम। डिओडेनम में क्या हुआ था, ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स का सिंपल में, और इलियम और जेजुनम में क्या हुआ था, उसका एब्जॉर्प्शन। अरे एब्जॉर्प्शन हुआ तो था लेकिन कैसे हुआ था, है ना, हुआ तो था, अरे कैसे हुआ था, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि एब्जॉर्प्शन जो हुआ है किसका, जो भी हमारा क्या बना था, काइल, जो हमारा क्या बना था, काइल बना था, काइल का एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, क्या फॉर्मेशन हुआ, क्या क्या प्रोसेसिंग हुई, तो पूरा हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में देखना है। तो इसके बाद हमारा एक वो लेक्चर बनेगा और लास्ट डिसऑर्डर्स, जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर, मतलब और दो लेक्चर हमारे रिमेनिंग है, तो हमारा ये वीक में हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर वे से फॉलो करते रहो, एक एक अच्छे नोट्स बनाओ, साथ में आप NCERT एज वेल अगर स्टेट के स्टूडेंट हो तो भी उनमें कॉमन टॉपिक था, CBSE के तो भी, दोनों प्रॉपर वे से आप अच्छे से पढ़ो। और स्टूडेंट अगर ये अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसके बारे में वहाँ पे प्रॉपर वे से लिखा नहीं है हार्मोन्स के बारे में। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है डिटेल में तो आपको रेफर करना पड़ेगा 11th NCERT की बुक, पेज नंबर 388। वहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 22 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहाँ पे आपको टॉप पे मिल जाएगा। लास्ट चैप्टर है हमारे 11th NCERT का, तो वहाँ से आप इसको रेफर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गैस्ट्रिन सीक्रेट नहीं करता HCl, मैंने क्या बताया, स्टिमुलेट करता, ठीक है, ये याद रखना, स्टिमुलेट, ये अच्छे से याद रखो, क्योंकि HCl कौन सीक्रेट करता, अरे HCl तो स्टमक बनाता, स्टमक बनाता है, लेकिन कौन स्टिमुलेट करके देता है, गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन, ये अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज नहीं करना। तो सर आपने तो हमको बताया था कि स्टमक सीक्रेट करता है, अभी आप बता रहे नहीं, अरे मैंने सीक्रेट वो करता है, उसको बढ़ावा कौन देता है, तो हार्मोन्स देते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे कि सिंपल सा अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, अगर हम दोनों की अगर बात कर रहा हूं तो मैं अगर प्रॉपर बेसिस सिर्फ आपको टीच करते जा रहा हूं, आप स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई पुशअप करने वाला ही नहीं, हम दोनों में इंटरेक्शन चालू है, अरे घर वाले बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं, तो वो स्टिमुलेट करते हैं आपको, देन आपका इफेक्ट बढ़ता है। हम अपना काम कर रहे हैं लेकिन आजू बाजू वाले एक सपोर्ट करते हैं, वही वाला सपोर्ट सिस्टम किसका है, हार्मोन्स का। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम किसमें, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे होता है। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।